अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। केचुआ खाद उत्पादन पर एक किसान का अनुभव, अच्छे पुष्प उत्पादन हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कार्य, सर्दियों के मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखभाल, किसान भाइयों, खेती में हमारे किसान भाई तरह तरह की रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेतों में करते हैं जो स्वास्थ्य और भूमि दोनों के लिए नुकसान करता है। वहीं दूसरी तरफ केचुआ खाद हमारी फसलों के लिए काफी लाभदायक साबित होता है। इसके लाभ को देखते हुए हिमाचल प्रदेश जिला सोलन के प्रगतिशील किसान अमर सिंह ने अपने घर में ही केचुआ खाद तैयार किया है और अपने खेतों में इस्तेमाल करने के साथ साथ बाजार में अच्छे दामों पर बेचकर करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी हासिल कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ये किसान किस तरह से केचुआ खाद तैयार करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले तो पशुओं का होना जरूरी है। इस कम से कम 5-7 पशु तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपके पास शेड होना चाहिए। शेड जो है, शेड की लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 12 से 15 फुट के आसपास होनी चाहिए। इसके अंदर 4 पिट बने हुए हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में पिट के आकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन किसान भाई ने 12 फुट लंबी, 3 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी पिट बनाई है। किसान भाइयों, साथ ही पिट का निर्माण करते समय उसमें अतिरिक्त जल निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पिट में जल भराव की स्थिति नहीं बनती है। इसमें गोबर डालने के लिए पहले जो है ताजा गोबर 5-7 दिन के लिए इकट्ठा करके किनारे में रखा जाता है। 5-7 दिन बाद उससे वहां से उठा के केंचुआ इसमें डाला जाता है, पिट में डाला जाता है। उसके साथ ही इसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। अगर केंचुओं की बात की जाए तो केंचुए मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो केंचुए ऐसे होते हैं जो जमीन में सुरंग बनाकर 2 मीटर तक जमीन में जा सकते हैं और वह 90% मिट्टी और 10% कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। दूसरे केंचुए ऐसे होते हैं जो सतह पर चलते हैं। वो 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% मिट्टी को खाते हैं। वैसे तो केंचुए की कई प्रजातियां हैं, लेकिन वर्मी खाद बनाने के लिए मुख्यतः 2 से 3 प्रजातियों जैसे एसिना फेटिडा और यूड्रिलस यूजनी का प्रयोग किया जाता है। एक पिट में 5 किलो के करीब केंचुए डालने होते हैं शुरू में, और गोबर जो है इसमें कम से कम कोई 40-50 क्विंटल के आसपास चाहिए एक पिट में। उसके बाद है इसमें थोड़ा सैलाब, इसमें गोबर में सैलाब भी होना जरूरी चाहिए। बहुत ज्यादा सैलाब भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए, सूखा भी नहीं होना चाहिए। अगर वर्मी खाद बनाने में नमी की बात की जाए तो किसान भाइयों को वर्मी खाद बनाते समय इसका मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, चूँकि केंचुआ नमी को बहुत पसंद करता है। यदि आपने नमी की इसमें कमी रखी तो आपको केंचुआ खाद का कम उत्पादन मिलेगा। इस केंचुए के लिए सैलाब जो है बहुत जरूरी है। ये काम अपने आप करते रहते हैं, गोबर खाते हैं और उसको ताज़ा गोबर खाते हैं और उसका ब्रीक बनाते रहते हैं, फिर आगे अपने आप चलते रहते हैं। आगे जिधर उनको खुराक मिलती है उधर को चलती रहती है। इसमें सैलाब देने के लिए जब धूप ज़्यादा होती है
तो 2-3 दिन बाद थोड़ा हल्का पानी देना पड़ता है। और ज़्यादा धूप हो, अगर सीधी धूप पड़ती हो इस पर, तो उसके ऊपर घास या पत्तियां वगैरह भी बिछा देनी पड़ती है, जो इसमें डायरेक्ट सीधी धूप ना लगे, ये ज़रूरी होता है। इसमें नमी का खास ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 दिन बाद इसको चेक करते रहना पड़ता है। देखा अगर कुछ सूखा हुआ ज़्यादा हो तो इसमें थोड़ी सैलाब दी जाती है, पानी डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा छिड़काव पानी का दिया जाता है। बहुत ज़्यादा सैलाब भी नहीं चाहिए जिससे कीचड़ी बन जाए, उसमें भी केंचुए के लिए ख़राब है। और बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। 3 महीने बाद ये केंचुआ खाद तैयार हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें से घास, तिनके वगैरह छान कर अलग करने पड़ते हैं। उसके छानने के लिए हमने इसके लिए मशीन लगाई हुई है, ये छन्नी लगाई हुई है, जिसको मोटर से भी चलती है और हाथ से भी चलती है। जो उसको छान कर अलग कर लिया जाता है, तिनके अलग निकाल लिए जाते हैं, उसमें जो कंकर पत्थर हों उन्हें अलग कर लिया जाता है। उसके बाद छान के जो हमारे पास खाद आती है उसे हम इकट्ठा करके कट्टों में भर देते हैं। वो उसमें सैलाब, उसी सैलाब की अवस्था में ही उसे कट्टों में भरना ज़रूरी है। उसकी सैलाब जो है हर वक्त मेंटेन रखनी पड़ती है। अगर वो सूख जाती है तो तब वो उसकी जो है गुणवत्ता जो है वो ख़राब हो जाती है। एक पीट से है हमें 25 बैग के करीब मिल जाते हैं। मेरे पास 4 पीट लगे हुए हैं, तो 3 महीने में जो है 4 पीट से 100 बैग केंचुआ खाद के निकल जाते हैं। इसके बाद हम कट्टों को जो है भरने के बाद उसे बिना धूप वाले कमरे में स्टोर करते हैं, जहाँ जो है इसकी डायरेक्ट धूप ना लगे। एक गोबर गैस भी लगाया है, जिससे हमें खाना बनाने के लिए गैस भी मिल जाती है। और जो उसमें से ये सैलरी निकलती है, गोबर निकलती है, उसकी गुणवत्ता भी और अच्छी बन जाती है। उसको हम मिक्स करके इन केंचुआ खाद के बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हमारी इसकी गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। केंचुआ खाद बनाने के लिए जो है मेरा सारा खर्चा जो है तकरीबन इसके ऊपर कोई 2.5 से 3 लाख के करीब आया है। शेड बनाने और इसके लिए स्टोर करने के लिए, खाद को स्टोर करने के लिए, और ये जो है गोबर गैस बनाने में, इन सब चीज़ों पर तकरीबन 3 लाख के करीब मेरा खर्चा आया है। और इससे मेरी सालाना इनकम तकरीबन 80 से 1 लाख के आसपास है। गुलाब, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले क्षेत्र में करते हैं। और इस फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल हासिल करने के लिए कुछ आवश्यक प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार से। किसान भाई गुलाब की खेती खुले वातावरण में, मतलब ओपन फील्ड में किए होंगे, तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले तो ये कि जब हम गुलाब की खेती करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पुष्प के डंठल तैयार करना। और ये डंठल की जो लंबाई होनी चाहिए वो 30 से 35 सेंटीमीटर एक पुष्प डंठल की लंबाई होनी चाहिए। गुलाब के पौधों में मुख्य शाखा के साथ अन्य शाखाएं और पौधे के निचले भाग पर नए बड निकल आते हैं, जो मुख्य शाखा की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इन शाखाओं तथा नए बडों को सावधानी से काटकर हटा देना चाहिए, तभी गुलाब के मुख्य शाखा की अच्छी बढ़वार होगी। और अगर कोई पत्तियों के कक्षस्थ कली में अगर कोई बड आ जाता है छोटा सा, तो उसको भी तोड़ लें और केवल ऊपरी हिस्से पर बड को आने दें। तो इस तरह से आपके 35 से 40 सेंटीमीटर लंबे बड आएंगे। पहला तो ध्यान देना है। गुलाब के पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए फसल में समुचित सिंचाई का प्रबंधन करना होता है। गुलाब की फसल में भूमि में उपस्थित नमी के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना चाहिए। जब फसल में सिंचाई करते हैं तो उसके बाद बहुत से खरपतवार उगाते हैं, जो कि गुलाब के पौधों से पोषक तत्व तथा जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 25 से 30 दिनों के अंतराल पर फसल में निराई गुड़ाई करना चाहिए। और निराई गुड़ाई के बाद 1 भाग यूरिया, 2 भाग फॉस्फेट और 1 भाग पोटाश को मिलाकर 50 ग्राम प्रति पौधा की दर से भुरकाव कर देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। और इस समय
तापमान में काफ़ी वेरिएशन हो रहा है, तो इस वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जा रही है तो उसके हिसाब से आपको इसमें लाही का प्रकोप बहुत तेज़ी से होगा। यदि लाही का प्रकोप बढ़ता है तो फूल की क्वालिटी यानी पुष्प जो है वो खिलेंगे नहीं सही ढंग से, और इसके लिए आपको कन्फीडर या इमिडाक्लोरोपिड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। हम देखते हैं कि गुलाब के फसल में कुछ गुलाब की डालियां सूखने लगती हैं, तो उसका कारण ये होता है कि डाई बैक रोग होता है वो लगता है। लेकिन ये रोग तब आता है जब हम पुष्प डंठल की कटाई करते हैं। तो करना क्या चाहिए कि जितनी बार आप पुष्प डंठल की कटाई करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के कटे हुए भाग पर लगा दें, तो ये सूखने की बीमारी से आप बच जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं और सूख रहे हैं तो तत्काल जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का व्यवहार आप कर लें, और इसकी वजह से पौधों का सूखना बंद हो जाएगा। देखिए, फूलों की कटाई करते हैं, तोड़ाई नहीं करते, फूलों की कटाई करते हैं, और कटाई करते हैं जब आप पुष्प डंठल तैयार हो जाते हैं, यानी गुलाब के बड जो है वो पूरे खिले नहीं हो, जस्ट खिलने वाले हो, तभी हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि जमीन से या जहाँ से वो शाखाएं निकली हैं 5 से 7 सेंटीमीटर छोड़ के ही काटना चाहिए। कोशिश करें कि अगर मार्केट में भेजना है तो शाम के वक्त काटें, और काटते समय एक बकेट से लें, बकेट में पानी रखें और काट के सब उसमें डालते जाएं। उसके बाद जब आपके कुछ पुष्प डंठल कट जाए तो उसको आप छायादार स्थान में ले जाएं और वहाँ पर रबर बैंड या धागे की सहायता से 2 बार 50-50 या 25-25 के संख्या में बंडल बना लें। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने गुलाब के कल्टीवेशन में या खेती में थोड़ा सा बदलाव करके और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। डेयरी व्यवसाय को अपनाकर हिमाचल प्रदेश के बहुत से किसान काफी लाभ कमा रहे हैं। इनसे हमेशा लाभ मिलता रहे और उसके लिए मौसम के अनुसार पशुओं की देखरेख करना भी जरूरी है। तो पशुओं को जाड़े में आहार आवास प्रबंधन के साथ साथ बीमारियों से कैसे बचाना चाहिए, आइए जानते हैं चंबा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर BS ठाकुर से। भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पहाड़ी के क्षेत्र में आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है और इन दिनों हरा चारा कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होता है या बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जिससे कि जानवरों में पौष्टिक तत्वों की कमी आ जाती है। और इन पौष्टिक तत्वों को पूरा करने के लिए हम कुछ विधियां अपनाएंगे ताकि इनकी कमी को पूरा किया जा सके। वैसे तो हम इन सर्दियों के दिनों में सूखा घास खिलाते हैं, तूड़ी देते हैं, लेकिन वो इन पौष्टिक तत्वों को पूरा नहीं कर पाती हैं। इन पौष्टिक तत्वों को पूरा करने के लिए मैं आपको एक विधि बताता हूँ ताकि उन तत्वों की पूरा किया जा सके। इस विधि के से हम पशु को हम स्वस्थ रख सकते हैं
और उनकी दूध उत्पादन क्षमता भी अचीव कर सकते हैं। तो मैं आपको तूड़ी के बारे में बताऊंगा कि तूड़ी को किस तरह ट्रीट करें। तूड़ी का आप 100 किलो तूड़ी लें, उसे एक साफ और सूखी जगह पर बिछा दें। अब आप एक बाल्टी में 40 लीटर के करीब पानी लें, उसमें 10 किलो राब, जिसको मोलेसिस बोलते हैं, वो डालें। 3 किलो इसमें यूरिया खाद मिलाएं और 1 किलो नमक। इस घोल को अच्छी तरह मिला लें। जब ये पूरी तरह मिल जाए तो इसी घोल को तूड़ी के ऊपर किसी फव्वारे से छिड़क दें और इसे फिर अच्छी तरह मिलाकर एक गुम्बद आकार में उसे एकत्रित कर लें और इसे पॉलीथीन से ढक लें। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है तो इसके ऊपर आप हरी सूखी घास डालकर भी इसे ढक सकते हैं। किसान भाइयों को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपके दूध देने वाले पशु हैं, जैसे गाय, तो गाय में हमारा एक स्टैंडर्ड जो हम उसको खिलाते हैं, सूखा घास, जब सूखा घास का सीज़न होता है तो हम उसे 10 किलो सूखा घास प्रति गाय के हिसाब से देते हैं और हरा चारा जो है वो 25 से 30 किलो प्रतिदिन के हिसाब से देना पड़ता है। जो गाय दूध में होती है उस गाय को 2 किलो मेंटेनेंस राशन, 1 किलो जो है मिल्क राशन और 1 किलो राशन जो है वो प्रति 2.5 लीटर दूध के हिसाब से देना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम अपने दूध देने वाले गायों की एक बैलेंस्ड राशन दे सकते हैं। सर्दी के मौसम में पशुपालकों को अपने पशुओं को ऐसे स्थल पर बांधना चाहिए जहां उन्हें सर्द हवा न लगे। इसके अलावा सर्दियों में हरा चारा कम हो जाता है। ऐसे में पशुपालक अपने दुधारू पशुओं को लवण मिश्रण पदार्थ 100 ग्राम चारे में मिलाकर दे सकते हैं और साथ में खल और बिनौला निरंतर पशुओं को देने से पशुओं में स्वास्थ्य अच्छा रहता है और पशु दूध भी अधिक देता है। सर्दियों के दिनों में गायों को ढक के रखें ताकि उनको सर्दी से बचाया जा सके। हमें जानवरों को थोड़ा गर्म पानी पिलाना चाहिए। आप पहले पानी को किसी टैंक में स्टोर कर लें और जब सुबह धूप अच्छी तरह 11-12 बजे तक खिल जाती है तो टैंक का पानी गर्म हो जाएगा, तो उसे फिर वहाँ से चरी, जो कि जहाँ पे हम जानवरों को पानी पिलाते हैं, उसमें डालें। जो गाय अभी सर्दियों में जिन्होंने अभी ब्याही हैं यानी बच्चा दिया हुआ है, हमें उस बच्ची का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, तो उसे एक गर्म जगह पर रखें, उसे बोरी से ढक के रखें क्योंकि सर्दियों के दिनों में आमतौर पर निमोनिया के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। गाय की बच्ची को हमें जो दूध देना चाहिए उसका भी एक स्केल है, स्टैंडर्ड है कि अगर 10 किलो की आपकी बच्ची है तो उसे 1 किलो दूध प्रतिदिन मिलना चाहिए और इस दूध को दिन में 2 या 3 बार देना चाहिए, यानी कि 1 किलो को आप 3 हिस्सों में बांटकर 3 बार दिन के पिलाएं। और साथ में जब 6 महीने की हो जाती है बच्ची तो उसे साथ में दाना भी देना चाहिए। ख़ास तौर पर हमें बच्चियों के डिवॉर्मिंग यानी कि उनके जो पेट में कीड़े होते हैं उनके हर मास दवाई खिलानी चाहिए। पशुओं के गले में कुछ कीटाणु होते हैं। सर्दी में ज्यादा दबाव होने से पशुओं के शरीर में वो निरंतर बढ़ते रहते हैं और ऐसे पशुओं को टीकाकरण करवाना चाहिए। पशुओं में गलघोटू रोग न लगे इसीलिए गलघोटू का टीका समय समय पर लगवाना चाहिए। इसके अलावा पशुओं में मुखखोर होने का खतरा निरंतर रहता है, इसीलिए पशुपालक अपने पशुओं को साल में 2 बार मुखखोर का टीका जरूर लगवाएं। हमें साफ सफाई का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल हम बंद आवास में इनको रखते हैं, तो उस आवास की हर एक दिन सफाई होनी चाहिए, उनका मल मूत्र साफ करना चाहिए
ताकि वो जगह सूखी रहे और सर्दियों से बचा जा सके, क्योंकि जब जानवर गीला हो जाता है तो उसे सर्दी भी जल्दी लग जाती है। पशुपालकों का साफ कहना है कि अधिक सर्दी होने पर पशुओं को बांधने वाले स्थान पर धुआं किया जाना चाहिए, जिससे पशुओं को जुकाम नहीं होता। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। हम यहाँ पर थारपारकर गाय, शुद्ध थारपारकर गाय की नस्ल, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, थारपारकर जो अर्स्टवाइल एक डिस्ट्रिक्ट जो थी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब जिसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान में चला गया, ये थार रीजन की एक नस्ल है। ये भरी गर्मियों में, मई जून के माह में भी गर्मियों के अंदर चरती है, दोपहर के समय में भी। और उस टाइम हमने देखा है कि इस नस्ल का जो दूध होता है, जो दूध में भी मई जून में कोई गिरावट नहीं आती। तो इसके अंदर एक अद्भुत सहनशीलता है, एरिड रीजन, एरिड कंडीशंस को सहन करने की। जो मरु क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उसमें उसकी विपरीत परिस्थितियों में इसने अपने आप को ढाल रखा है कि उत्पादन क्षमता भी बहुत ही अच्छी है। और हम जो इसकी उत्पादन, जो एवरेज एक ब्यात का जो इसका एवरेज पर डे मिल्क है, वो करीब 7 लीटर के करीब आ रहा है। और पीक यील्ड इसकी 1516 लीटर तक इसकी पीक यील्ड होती है। इसकी डिमांड भी बहुत है क्योंकि ये देसी नस्ल है, शुद्ध नस्ल है। और हमने हमारे विभिन्न जो गांव हैं उनके अंदर भी, यहाँ के आसपास के गांवों के अंदर, यहाँ से हमसे खरीद करके जो कृषक हैं वो लेके गए हैं और दूध उत्पादन उन क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बढ़ाया है। इस नस्ल की एक और विशेषता ये है कि हर परिस्थितियों में ये बहुत अच्छा उत्पादन देती है। ये थारपारकर नस्ल राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाली जाती है क्योंकि ये विपरीत मौसम में भी अच्छा उत्पादन देती है। तो इस नस्ल को रखना, संरक्षण करना ये बहुत ही आवश्यक है। अब पिछले कुछ विगत वर्षों से हमने ये पाया है कि जो थारपारकर नस्ल है ये लुप्त प्राय हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ की पोषण व्यवस्था, मरु क्षेत्र में समुचित पोषण व्यवस्था नहीं होने के कारण जब ये यहाँ से विचरण करके आसपास के राज्यों में जाती है, तो वहाँ अगर ये प्रेग्नेंट होकर आती है तो इसका जो शुद्ध नस्ल है वो खत्म हो रहा है। इसलिए आवश्यकता है इस नस्ल का संरक्षण और संरक्षण करने की, इस नस्ल की बहुत ही आवश्यकता है। इसी तरह हमने विभिन्न प्रयोग करके पाया है कि इस नस्ल की अगर पोषण के अंदर यहाँ पर उपलब्ध अपारंपरिक स्रोत जो है आहार के, अगर उनको भी अगर इसके बांटे में डाला जाए तो ये उत्पादन, इस क्षमता इसकी बनी रहती है। और इसमें अद्भुत पाचन शक्ति है कि ये यहाँ से उत्पन्न, जो नॉन कन्वेंशनल इंग्लिश में कहते हैं, उन्हीं सभी स्रोतों को ये लेकर के और अपना उत्पादन बनाए रखते हैं। इसी तरह काजी ने कई संतुलित आहार बनाए हैं जिनकी की लागत जो है वो हमने 20 से 25% तक कम कर दी है। जैसे कि अंग्रेजी बबूल की फलियां, उनको पीस करके इसके बाटे में डाला है। तुम्बे की खल हमने जो ली है, जो यहाँ तुम्बा प्राय होता है, उसकी खल लेकर के, बीज की खल लेकर डाला है, तो उससे उत्पादन
उत्पादन जो लागत है उसमें भी कमी आ जाती है और कृषक जो है उसके मुनाफा बढ़ जाता है। एवरेज अपन लिया जाए तो 450 से 500 किलोग्राम के करीब इसका सांड होता है और ये मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लार्ज साइज में आता है। इसके पैर की साइज भी अच्छी है, ग्राउंड से इसके ऊपर है और जैसा कि इसका ये जनन अंग का जो है ये ज्यादा नीचे तक लगा हुआ नहीं होता है, तो इससे भी इसमें कोई बीमारी होने के चांस जो इसके है वो कम रहते हैं। तो ये एक छोटी छोटी सी बातें जो हम यहाँ पर सलाह देते हैं कि इनको साल में 2 से 3 बार कृमिनाशक दवा दी जाए और इनका सही रखरखाव किया जाए, तो ये नस्ल मरु क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त है और इस नस्ल को बचाना हमारा उद्देश्य है। किसान भाइयों, ये नस्ल अपने राज्य में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी आसानी से पाली जा सकती है और अधिक दूध उत्पादन लिया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। लिलियम फूल की खेती करके कमा सकते हैं अच्छी आय। गेहूं की खड़ी फसल में कैसे करें जरूरी उर्वरकों का प्रयोग। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।